नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र बीए तृतीय सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। 2026 की परीक्षा में आप इस वीडियो को देख करके जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको बता दूं कि इस लेक्चर्स के माध्यम से हम 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में लघु उत्तरीय प्रश्न कम से कम 5 या 6 की संख्या में होंगे और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। इन सभी प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। समाज शास्त्र में आपको पढ़ना होता है बीए थर्ड सेमेस्टर में। भारत में सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन के बारे में आपको जानना होता है, यानी कि सोशल जो चेंजमेंट है और सामाजिक जो आंदोलन है उसके बारे में आपको बेसिकली जानना होता है। ठीक है, मॉडल पेपर है 2026-27 के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दूं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप बहुत सारे प्रश्नों को समझ पाते हैं और ये सारे क्वेश्चंस पिछले 3 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालय में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उनको मैंने शामिल किया है। उत्तर कैसे लिखना है सरल सरल भाषा में, सब कुछ मैंने अपने हिसाब से इसको लिख रखा है और इसको प्रिंट करवा करके आपके समक्ष मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो आपको भटकना नहीं, न कहीं पर जो है कहीं पर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ यहीं पर मिलेगा। इससे पहले 1-2 लेक्चर्स और मैं दे चुका हूँ, 1-2 मॉडल पेपर और दे चुका हूँ, 2 मॉडल पेपर बेसिकली दे चुका हूँ, ये तीसरा होगा। खंड आ की बात की तो सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं पेपर में 50 शब्दों में, जिनके उत्तर आपको लिखने होते हैं। कैसे लिखना है उत्तर, ये सब चीजें मैं बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ऐसे ही लघु उत्तरीय, ऐसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे आज ही की वीडियो के माध्यम से। पहला प्रश्न, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा और 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, इसकी 2 विशेषताएं बताएं। देखिए लिखेंगे, सामाजिक आंदोलन समाज या उसके किसी भाग में परिवर्तन लाने का या परिवर्तन का विरोध करने के लिए लोगों का सामूहिक और संगठित प्रयास होता है। सामाजिक जो आंदोलन होता है वह या तो सामाजिक परिवर्तन को करने के लिए लोगों का इकट्ठा होना होता है, या फिर लोगों का ऐसा जमावड़ा जो कि सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार से विरोध कर रहा हो या सामाजिक परिवर्तन को जो है प्रोत्साहन दे रहा हो। दोनों टाइप के हो सकते हैं। कुछ लोगों का एक संगठन होता है जो कि किसी एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके इकट्ठा होते हैं और अपने हित को साधने के लिए या जो है समाज में परिवर्तन लाने के लिए। तो सभी का एक प्रकार से मूल्य जो होता है एक ही जैसा होता है, एक ही विचारधारा को आधार मान करके एक सभी लोग जुड़ जाते हैं, इकट्ठा होते हैं और आंदोलन करते हैं। आंदोलन के माध्यम से समाज में परिवर्तन भी आता है और समाज के परिवर्तन को रोका भी जाता है। जैसे कोई नियम कायदा आता है तो उसका समर्थन भी लोग करते हैं और उसका विरोध भी लोग किया करते हैं। तो सामाजिक संगठन बेसिकली या सामाजिक जो आंदोलन होता है वो सामाजिक संगठनों के द्वारा किया जाता है, जो कि सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन भी देता है, कभी कभी सामाजिक परिवर्तन के बीच में बाधा भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है सामाजिक आंदोलन। हर्बर्ट ब्लूमर नाम के विद्वान है, उन्होंने कहा, हर्बर्ट ब्लूमर ने कहा, क्या कहा हर्बर्ट ब्लूमर साहब ने, कि सामाजिक आंदोलन एक नए जीवन क्रम की स्थापना के लिए सामूहिक प्रयास होता है। क्या कहा, सामाजिक आंदोलन एक नए जीवन क्रम की स्थापना के लिए एक क्या होता है, सामूहिक प्रयास होता है। ठीक है, इसकी 2 विशेषताएं पूछी गई थी, तो 2 विशेषताएं आप लिख दीजिएगा। पहली विशेषता यह है कि सामूहिकता और संगठन, यानी सामाजिक जो परिवर्तन होता है बेटा या सामाजिक जो आंदोलन होता है उसके माध्यम से सामूहिकता, समूह में, यानी सामाजिक आंदोलन करने के लिए सबसे पहली बात होती है सामूहिक चीजें होनी चाहिए, सभी लोगों का एक मत होना चाहिए और संगठन के माध्यम से होता है। यह व्यक्तियों का भीड़ नहीं होता है बल्कि संगठित समूह होता है। ठीक है, जैसे स्टेशन पर भी तमाम भीड़ रहती है व्यक्तियों की, तो क्या उसको हम संगठन कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, स्टेशन पर जमा भीड़ या बस अड्डे पर जमा भीड़ या एक बस में बैठे यात्री वो समूह का निर्माण नहीं करते हैं। जब वो समूह का निर्माण तब करेंगे जब वो लोगों का संगठन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई आंदोलन कर रहा होगा या कुछ अपने हित को साधने के लिए कुछ चीजें कर रहा होगा। तो यह व्यक्तियों का भीड़ नहीं होता है संगठन, सामूहिकता, सामाजिक आंदोलन, बल्कि संगठित समूह होता है जिसमें नेतृत्व, एक नेता होता है, एक मुखिया होता है, वो योजना भी बनाई जाती है सभी लोगों के मिल बांट करके द्वारा अच्छे तरीके से, और एक उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जमावड़ा इकट्ठा होता है। ये होता है भैया पहली विशेषता सामूहिक, मतलब कि सामाजिक आंदोलन की।
और परिवर्तन का लक्ष्य, यानी कि इसमें क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है, परिवर्तन करने का। समाज में परिवर्तन के लक्ष्य के हिसाब से ही आंदोलन किया जाता है, किसी भी चीज की में परिवर्तन, चाहे सत्ता में परिवर्तन, चाहे समाज के किसी नियम या रीति में परिवर्तन की बात हो। ठीक है, इसका उद्देश्य या तो सामाजिक व्यवस्था में एक सुधार या परिवर्तन लाना होता है, जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर के आंदोलन चलाया गया, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए। दलितों को लेकर के आंदोलन चलाया गया, दलितों की स्थिति में सुधार लाने के लिए। ऐसे ही आप देखते हैं पर्यावरण को लेकर के आंदोलन होते रहते हैं, पर्यावरण के सुधार को लेकर के। ऐसे ही तमाम प्रकार के चीजों में जनजातीय आंदोलन होते, जनजाति की व्यवस्था में सुधार करने के लिए। तो ये सब आंदोलन होते रहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये परिवर्तन है, सुधार लाता है व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, इसके लिए आंदोलन किया जाता है। ठीक है, या फिर परिवर्तन का विरोध भी करता है, जैसे कि प्रति आंदोलन भी चलता है। जैसे कि अभी आप देखते हैं कभी कभी क्या हुआ था, जैसे मोदी जी कुछ जब नियम कायदा पास करते तो कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, तो कुछ लोग उसके समर्थन में भी उतर जाते हैं। ठीक है, तो कुछ विरोध करते हैं, कुछ समर्थन में उतरते हैं, तो दोनों सामाजिक आंदोलन ही कहे जाएंगे। एक विरोध में है, एक जो है उसके सपोर्ट में है, तो दोनों एक आंदोलन होगा, एक प्रति आंदोलन होगा। एक आंदोलन होगा जो कि किसी भी परिवर्तन को मोटिवेट करेगा, परिवर्तन के साथ खड़ा रहेगा, और वहीं पर उस परिवर्तन का विरोध भी कुछ लोग करेंगे, वो होगा प्रति आंदोलन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, जैसे एक इस समय मुद्दा है आरक्षण का, तो आरक्षण के मुद्दे पर अभी आंदोलन होने लगे, तो जो सवर्ण लोग हैं वो लोग आंदोलन का क्या करेंगे, आंदोलन का समर्थन करेंगे। मतलब कि अगर आरक्षण को खत्म किया जाए तो उसका जितना भी ऐसे जो आरक्षण नहीं पाते हैं वो उसका क्या करेंगे, समर्थन करेंगे आंदोलन का, कि आरक्षण खत्म किया जाए। और जो आरक्षण पा रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उसका मतलब कि विरोध करेंगे कि भाई हम जो है आरक्षण हमको मिलना ही चाहिए। तो इस तरीके से दो आंदोलन चल जाएंगे, दोनों आंदोलन सामाजिक आंदोलन ही कहे जाएंगे। ठीक है, ये पहला प्रश्न मैंने आपको विस्तार से अच्छे तरीके से समझाया। दूसरा क्वेश्चन आप देखें बाबू, दूसरा प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा और भारत में इसका दो स्रोत बताएं। भारत में सामाजिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया है। भारत में दो स्रोत इसके बताएं सामाजिक परिवर्तन के, कैसे कैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है भारतीय, और सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। देखिए परिभाषा लिखेंगे, ऐसे प्रश्न पूछेंगे आपसे। सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय समाज की संरचना और कार्य प्रणाली में समय के साथ होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव को कहा जाता है। यानी कि समय के साथ साथ जो समाज की कार्य प्रणाली है, जो समाज की संरचना है, उसमें परिवर्तन हो जाए, वही एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक संरचना में सामाजिक संरचना में क्या शामिल है, सामाजिक संरचना में जैसे समाज हो गया, ठीक है, समूह हो गया, ठीक है, संस्थाएं तमाम सारी हो गई, ठीक है, समितियां हो गई, ठीक है, इसके अलावा तमाम प्रकार के संगठन हो गए आपके, ठीक है, सामाजिक संगठन हो गए। इसके अलावा समाज में और तमाम प्रकार की चीजें, जैसे कि आपकी रीति रिवाज हो गए, परंपरा हो गया, ठीक है, मूल्य हो गया, ठीक है, मापदंड हो गया। तो ऐसे तमाम प्रकार की व्यवस्था, रीति रिवाज, नियम कायदे होते हैं, ये सब समाज की संरचना के अंग होते हैं। तो जब इनमें परिवर्तन होता, समूह के नियम कायदे में परिवर्तन हो जाए, समाज के विचारधारा में परिवर्तन हो जाए, संबंधों में परिवर्तन हो जाए, संस्था के नियमों में परिवर्तन हो जाए, विवाह का स्वरूप आज बदल ही रहा है। विवाह क्या है, एक संस्था है। विवाह जो होता है स्त्री और पुरुष को एक परिवार या एक वैध तरीका देती है संतान उत्पत्ति का। तो कहीं ना कहीं पे जो है विवाह भी एक संस्था है। परिवार आप देखते हैं एक समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ये सब समाज की संरचना के अंतर्गत आते हैं, और जब इनमें परिवर्तन होता है तो समाज में परिवर्तन हम कह देते हैं। इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं कि समाज की संरचना में परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन नाम देते हैं। ठीक है, संरचना और संरचना में तमाम सारे जो तत्व है, उनमें जो कार्य प्रणाली है, उसके नियम कायदे, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, उन सभी में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है कालांतर में, समय के साथ साथ। तो वही परिवर्तन जो होता है सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। एक जबरदस्त परिभाषा मैंने आपको बताई, एक सरल भाषा में, जिसको आपको समझ में आ जाए। अब किंग्सले डेविस नाम के एक विद्वान है, वो ये कहते हैं भैया, किंग्सले डेविस का कहते हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल जो चेंज होता है, वो केवल सामाजिक संगठन के स्वरूप और कार्यों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। किसके, कोई सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन बहुत सारे हैं, तो उन्हीं सामाजिक संगठन या सामाजिक संरचना का जो स्वरूप होता है उसमें परिवर्तन होता है, और उसका जो कार्य करने का शैली होती, तरीका होता है, उसमें बदलाव हो जाता है, वही होता है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे पहले के समाज में आप देखते थे कि आप जो है मोबाइल फोन नहीं होता था, आजकल मोबाइल फोन है, तो पहले का सामाजिक संबंध अलग अलग था। सभी लोग आपस में बैठते थे, अलाव जलता था ठंडी के महीने में, और सभी लोग बैठ करके हाथ सेकते थे, और चर्चा छिड़ गए, बालपन की चर्चा छिड़ती थी, भैया अरे वो करते थे, ये करते थे, सभी लोग एक दूसरे के पास बैठते थे, और इस तरीके से बढ़िया तरीके से अपना समाज बीतता था।
आज क्या है, अलाव कोई सेकना नहीं चाहता है, घर में बरोबर बैठ करके लोग अपने अपने कमरे में सेट है, फोन लिए हुए फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो समाज किस तरीके से, तो समाज का स्वरूप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, समाज में परिवर्तन, संबंधों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले माता पिता के पास बच्चे बैठते थे, शाम को सभी बच्चे बैठ करके साथ में पढ़ते थे। आजकल क्या, मोबाइल फोन लेकर के सब अपने अपने कमरे में, कोई पढ़ रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है। तो ये सब परिवर्तन ही तो है, यही चीज परिवर्तन होता समाज में, ठीक है। हर चीज में परिवर्तन है। पहले आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, आज 2017 से पहले, 2014 से पहले आपने सोचा था कि हम यूट्यूब पर इस तरीके के लेक्चर्स देखेंगे, हम शुक्ला सर को देख पाएंगे, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बीए से संबंधित क्लास पढ़ पाएंगे, परीक्षा से एक दिन पहले हम पढ़ पाएंगे, किताब सीरीज कुछ भी ना खरीदनी पड़े वैसे आप पढ़ पाएंगे। तो ऐसी चीजें आपको पहले नहीं हो सकती थी। आज जो है समय के साथ साथ चीजें हुई है, तो बदलाव ही तो है ये। भारत में दो प्रमुख स्रोत सामाजिक परिवर्तन के, पहला है कानूनी परिवर्तन। देखिए लेजिस्लेचर, जो इसको कह सकते हैं लेजिस्लेचर चेंज, जैसे संविधान और संसद के द्वारा बनाए गए कानून समाज में सुधार के सशक्त माध्यम बनते हैं। सामाजिक सुधार में क्या होता है, समाज में सुधार कैसे करते हैं, जैसे सती प्रथा थी 1829 में, उस पर कानून बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और इस तरीके से सती प्रथा को खत्म किया गया। ऐसे ही जो हिंदुओं में विवाह विच्छेद की व्यवस्था नहीं थी, यानी विवाह हो तो जाता था लेकिन अलग होने का प्रावधान नहीं था, ठीक है, क्योंकि 7 जन्मों का रिश्ता बताया जाता, क्योंकि हिंदू मैरिज इज अ संस्कार है, जबकि मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कभी भी भंग हो सकता है। तो मुसलमानों में तलाक की व्यवस्था है, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी भी भंग हो सकता है लिखा पढ़ी के माध्यम से। लेकिन हिंदुओं में क्या होता है कि वो एक जो है संस्कार माना जाता है, और संस्कार को भंग करना नहीं बताया जाता है संस्कृति में, तो संस्कार भंग नहीं होते। ऐसे में 1954-55 के आसपास विवाह को लेकर के हिंदू विवाह का नियम आया, अधिनियम आया, विशेष विवाह अधिनियम आया, हिंदू विवाह अधिनियम आया 1954-55-56 के आसपास, 3 सालों में। तो इसमें तमाम बदलाव हुआ और हिंदुओं में भी विवाह विच्छेद की व्यवस्था कर दी गई, तलाक नहीं बल्कि हिंदुओं में विवाह विच्छेद उसी को कहते हैं, और उसको हम मुसलमानों की भाषा में, मुस्लिमों में उसी को तलाक कहते हैं, ठीक है। तो वो चीजें व्यवस्था की गई। तो सरकार जो होती है नए नए कानून बना करके सामाजिक रूढ़ियों, सामाजिक रीति रिवाजों में सुधार किया करती है। एक तो सामाजिक परिवर्तन करने का तरीका भारत में यह है कि कानून बना करके किसी भी समाज में सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दहेज निषेध अधिनियम 1961, इन सभी को लेकर के कानून बनाए गए तमाम सारे, ठीक है। जिससे क्या हुआ, समाज में सुधार किया गया। और दूसरा जो उदाहरण है वो है तकनीकी परिवर्तन के द्वारा, यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंज करके। जैसे आजकल क्या है, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट और मोबाइल जैसी तकनीकों ने समाज में संचार को बढ़ावा दिया है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और दुनिया में कहीं पर भी आप बात कर सकते हैं, फोटो देख करके बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं। रोजगार आप जो है मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे काम कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे जो है पीडीएफ वगैरह बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे थंबनेल बनाते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। विवाह संबंधों को व्यापक बनाया है। विवाह संबंध आजकल तमाम प्रकार की साइट चल गई, अगर आपको विवाह करना है, डेटिंग करनी है, उसके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है। पहले लड़की से बात करने में लोग शर्माते थे, हिचकते थे, आजकल तमाम प्रकार के एप्लीकेशन है जहां पर अपना आईडी सब कुछ डाले, फोटो डाले, और उसके बाद में आप देखते हैं कि हाँ, आप जो है किसी भी लड़की के साथ जाकर के डेट कर सकते हैं, उसका मन पसंद हो तो आप उससे शादी भी कर सकते हैं। इस तरीके से चीजें हो रही। शहरों में आजकल ये चीजें बड़ी कॉमन सी बात है। देहात वगैरह में कोई इस पर फोकस नहीं करता, इस पर ना ही अपना डाटा डालता है और ना ही इसको करता है, लेकिन शहरों में ये सब कॉमन सी बात हो गई है। तो कहीं ना कहीं पे जो समाज का जो परिवर्तन है, विवाह का स्वरूप बदल गया है। पहले विवाह ज्वाइंट फैमिली में होता था, आजकल क्या है, सरल फैमिली हो चुकी है, न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है। केंद्रीय परिवार में जो है परिवार बदल रहा है, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे मिलकर के परिवार का निर्माण कर लेते हैं। तो ये सब चीजें आज अपने समाज में देखने को मिल रही है, तो ये सब परिवर्तन ही है, ठीक है। तो ये चीज, तीसरा प्रश्न को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे कोर्स में जुड़ना है, पीडीएफ प्राप्त करनी है सभी सब्जेक्ट की, तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। क्रेश कोर्स जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 9161 93 60 62, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के लिए एक ऑफर अभी विशेष करके लॉन्च किया गया है। ऑफर भी आपके लिए वैध है। अभी आप चूंकि अगर जुड़ते हैं तो आपके लिए ऑफर भी अभी अवेलेबल है। आप इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप 3rd सेमेस्टर में है, लिख करके भेज दी, गुरुजी हम 3rd सेमेस्टर में है, हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड कॉलेज होगा तो कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम बताना है अपने, और सब्जेक्ट के नेम बता देने हैं। जो भी सब्जेक्ट से 3 सब्जेक्ट आपके होंगे मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, यानी कि 5 सब्जेक्ट जो आपके होंगे, 4 सब्जेक्ट, किसी किसी में 4 है, किसी किसी में 5 है, तो जो भी होगा
परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, दोनों टाइप की मैं तैयारी करवाता हूँ। इन चारों पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपकी हो जाएगी। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना इतना। पैसे कैसे भेजने पड़ेंगे आपको, देखिए जैसे ही आप इतना व्हाट्सएप पर हमारे पास एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी। कितने रुपए बेटा, मात्र 100 रुपए उसी स्कैनर पर आपको फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपके पास क्या किया जाएगा बेटा, 100 रुपए जैसे फीस आप जमा करेंगे, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग ग्रुप बना हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रैक्टिस सेट वाले पीडीएफ नोट, जैसे ये आपको चल रहा है कि अति लघुत्तरे लघुत्तरे दीर्घोत्तरे का एक प्रैक्टिस सेट, ये एक प्रैक्टिस सेट, दो तीन तीन प्रैक्टिस सेट तो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं नए वाले, और 2025 वाले दो प्रैक्टिस सेट तीन वो भी अवेलेबल है, तो वो भी मिल जाएंगे। यानी 4-5 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, लिखने वाले अति लघुत्तरे लघुत्तरे दीर्घोत्तरे टाइप के क्वेश्चंस, और बाकी आपके एमसीक्यूज टाइप के भी आपके लिए व्यवस्था कर दी गई। एमसीक्यूज टाइप के भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ और नहीं पढ़ना है, ना कहीं से आपको सीरीज वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए पूरी व्यवस्था है, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, जैसे सोशियोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, होम साइंस, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, को करिकुलर का भी आपको मिलेगा। को करिकुलर की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती है, चाहे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ रहे हैं, चाहे ह्यूमन वैल्यूज पढ़ रहे हैं, चाहे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, सभी का मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। लेकिन जो बच्चे हमारे पुराने हैं, मतलब कि ये सोच रहे गुरु जी हम थर्ड और फोर्थ का एक साथ, चूंकि थर्ड का पेपर अभी लगा हुआ है, थर्ड और फोर्थ एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण अभी का समय उनके लिए यह है कि उनका थर्ड का तो पेपर निकलवा ही दिया जाएगा, और साथ ही में फोर्थ का भी उनका मिल जाएगा मात्र 150 रुपए फीस में। ठीक है, थर्ड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर का मिल जाएगा मात्र 150 रुपए फीस में। ये सबसे बेस्ट ये है कि आपका 6 महीने की क्लास भी इसमें इंक्लूडेड है। आपकी फोर्थ सेमेस्टर की शुरू से क्लास जैसे शुरू होगी, तुरंत आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपका बड़ा फायदा होगा। ठीक है, तो तुरंत जुड़ जाए, देर बिल्कुल भी ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके लिए सिलेबस यही है, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजेपी आर्य बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, इसके अलावा राजा छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर होगा, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, रज्जू भैया लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के आपके और तमाम विश्वविद्यालय हैं, जैसे बीएचयू, जेएनयू, डीयू, ये सभी में भी यही चीजें आती हैं। ये सब हो गया। इसके अलावा बिहार के, राजस्थान के, और इसके अलावा और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, जैसे कि आपका नया बना है 2 माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर, और माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय बना हुआ है आपका मिर्जापुर में, वो 2 विश्वविद्यालय। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों की तैयारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय लिखित करवा रहा है आपकी बार, अभी तक ऑब्जेक्टिव करवा रहा था, आपकी बार लिखित करवाएगा। तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, तो परेशान ना हो उसके लिए लिखित की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, तो आप सभी लोग तुरंत एसएमएस करें और देर बिल्कुल भी ना करें। मात्र 100 रुपीज फीस में एक सेमेस्टर का, और मात्र 150 रुपए फीस में दोनों सेमेस्टर का, थर्ड और फोर्थ दोनों का मिल जाएगा। तुरंत एसएमएस करें, देर बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ये करना है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्रश्न है, भारत में कृषक आंदोलन के 2 प्रमुख कारण बताएं। कृषक आंदोलन, देखिए कृषक आंदोलन क्या होता है, जब किसान आंदोलन करता है उसी को कृषक आंदोलन कहते हैं। ग्रामीण सामाजिक अन्याय के विरुद्ध किसानों के द्वारा किया गया सामूहिक प्रतिरोध ही आंदोलन कहलाता है। आप देखते किसानों का या तो भी जो सामान है वो कम दामों पर खरीदा जाता है, या फिर किसानों को जब उनकी उपज का जो है उतना नहीं मिल पाता है, उनसे अधिक मात्रा में जो है चीजें ली जाती हैं, तो ऐसे में वो आंदोलन करते हैं। 2 प्रमुख कारण है, एक तो औपनिवेशिक काल में आप देखते हैं जब अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, उस समय किसान ने आंदोलन किया था। औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त, ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी व्यवस्थाओं ने किसानों पर भारी कर लगाया और किसानों को कर के बोझ के नीचे दबा दिया। जो भी उनका उपज का होता था उसका उनको कर देना पड़ता था। ऐसे में वो कभी उबर नहीं पाए और भारतीय किसान गरीब ही बने रहे। इसके फलस्वरूप ये हुआ कि चंपारण आंदोलन हुआ, मोपाला विद्रोह हुआ, ये सारे आंदोलन जो थे किसान आंदोलन ही थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूसरा आंदोलन हुआ, दूसरा चीज ये होता है ऋणग्रस्तता और कृषि संकट उत्पन्न हो जाता है। हरित क्रांति के बाद में क्या हुआ, महंगे इनपुट व फसलों के कम दाम ने किसानों को कर्ज के बोझ
तरह दबा दिया। इससे 1980 के दशक में BKU जैसे आंदोलन भी सामने आए और इस तरीके से आप देखते हैं किसानों ने आंदोलन किया। हरित क्रांति में क्या हुआ कि गेहूं की उपज और धान की उपज में बढ़ोतरी हुई और उनकी जब जब धान और गेहूं निकला तो वो बिका मतलब सस्ते दामों पर खरीदा जा रहा था। वैसे में किसानों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग की अवधारणा। देखिए सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को दिया है आगबर्द और निमकाफ ने। संस्कृतियां दो प्रकार की होती है, संस्कृतियों को दो टाइप से बांटा किसने? आगबर्द और निमकाफ ने संस्कृति को दो टाइप से बांटा। पहली संस्कृति होती है बेटा भौतिक संस्कृति और दूसरी संस्कृति होती है अभौतिक संस्कृति। सांस्कृतिक विलंबना को अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो ये होती है कल्चरल लैग, एक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और एक संस्कृति पीछे रह जाती है। भौतिक संस्कृति जो होती जैसे ये पेन है, ये भौतिक संस्कृति है। एसी, कूलर, टीवी, पंखा, फ्रिज, तमाम प्रकार के लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये सब जितने भी आपके सुख सुविधा देने वाले चीज है जो आपको दिखते हैं, ये सब आपके भौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं। ठीक है। और अभौतिक संस्कृति क्या होती है? अभौतिक संस्कृति का मतलब होता है जैसे जो आपको दिखता नहीं, जैसे कि आपके नियम कायदे, आपकी सोचने की शैली, आपके पढ़ने का तौर तरीका, यानी कि आपका जो एक प्रकार से वैचारिक जो दृष्टिकोण है या वैचारिकता है वो एक प्रकार से अभौतिक संस्कृति जो आपको दिखती नहीं है, वो अभौतिक संस्कृति। आपके नियम कायदे, आपकी सोचने समझने की क्षमता, ये सब अभौतिक संस्कृति है। तो होता यह है कि भौतिक संस्कृति यानी सामान बहुत जल्दी बन जाते हैं, भौतिक संस्कृति का विकास तीव्र गति से हो जाता है समाज में, और अभौतिक संस्कृति यानी सोचने समझने की क्षमता जो होती है काफी लोगों की, वो पीछे रह जाती है। ऐसे में भौतिक संस्कृति आगे बढ़ गई और जो उसकी संस्कृति है अभौतिक वो पीछे रह जाती है। तो इसी में लैग उत्पन्न होता है, विलंब उत्पन्न होता है, एक विलंब से बढ़ रही है और एक तीव्र गति से बढ़ रही है। इसी को एक प्रकार से आपस में बैठाने के लिए अकबर निमकाफ ने बड़ा काम किया था। तो यही अकबर निमकाफ का सांस्कृतिक विलंबना की उदाहरण दी है। ठीक है। प्रवर्तक है WF अकबर। इसके यह वह स्थिति है जब समाज की अभौतिक संस्कृति जैसे मूल्य, समाज में जो कानून है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वो पीछे रह जाती हैं और भौतिक संस्कृति जैसे तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, तमाम सारे उपकरण, ये सब जो होते हैं इनकी तुलना में पीछे, मतलब कि ये भौतिक संस्कृति की तुलना में ये मूल्य, कानून, ये सब पीछे रह जाते हैं। भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है, अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। तो इसी को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। स्पष्टीकरण देते हुए कहा इन्होंने कि भौतिक संस्कृतिकरण तीव्र गति से बदलती है, परंतु अभौतिक संस्कृति उसे अपनाने में विलंब करती है। जैसे कि मान लेते कोई टेक्नोलॉजी आती है, आजकल भी फोन वगैरह आया हुआ है, तमाम प्रकार के ऐसे AI का जमाना है, कुछ लोग AI को नहीं अपना रहे हैं। तो वो चीजें हमारे मूल्य जो होते, कभी कभी पुराने जमाने में ऐसा था, कुछ बुढ़े लोग वो नए परंपराओं को या नई चीजों को, नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाने का प्रयास करते, वो पुराने अंदाज में ही खुश हैं। ठीक है। वो आज भी पुराने अंदाज में खुश है। तो कहीं ना कहीं पे जो ये चीजें पुराने अंदाज में खुश रहने का, तो वो उनका जो मूल्य है, परंपराएं हैं, वो उन परंपराओं को, मूल्यों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई लेकिन विज्ञान का प्रयोग वो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। कुछ लोग हैं जो विज्ञान का प्रयोग करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो विज्ञान का प्रयोग ही नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी तो बढ़ जाती है लेकिन उसको प्रयोग करने से लोग कतराते हैं, उसको प्रयोग नहीं करना चाहते। तो यहीं पर सांस्कृतिक विलंबना उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के तौर पर समझे, जैसे तकनीक के बढ़ने से क्या हुआ है? तकनीक के बढ़ने से साइबर अपराध जो है लगातार बढ़े हैं, परंतु कानूनी ढांचा और सामाजिक नैतिकता धीरे धीरे विकसित हुई है। ठीक है। तो उसको जैसे तकनीक बढ़ा तो उससे साइबर अपराध बढ़े, तमाम प्रकार के खतरे हुए हैं, और ऐसे में कानूनी ढांचा और सामाजिक नैतिकता जो धीरे धीरे इसकी तुलना में आगे बढ़ी है। तो ये सांस्कृतिक विलंबना ही है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में दलित आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य बताएं। दलित आंदोलन की अगर बात करें तो इसका परिचय समझें। देखिए, दलित आंदोलन जाति आधारित असमानता और उत्पीड़न के खिलाफ डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में चला एक ऐतिहासिक आंदोलन है। आपको बता दूं कि दलितों को एक प्रकार जो छुआछूत की बात होती थी, अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है, उसमें बताया गया है कि छुआछूत का खात्मा किया जाएगा, छुआछूत का अंत किया जाएगा। ठीक है। अस्पृश्यता के अंत की बात करिए तो अनटचबिलिटी को खत्म किया गया है। तो ऐसे ही आप देखते हैं कि जो क्षुद्र जातियां होती थी उनको लोग जो है टच करने से भी मना करते थे। एक नल पे पानी वगैरह, एक घाट पे पानी नहीं पिया जाता था पहले, तमाम सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो उसी के खिलाफ दलितों के द्वारा आंदोलन किया गया और दलितों को समानता दिलवाने के लिए BR अम्बेडकर ने काफी काम किया। ठीक है। दलित आंदोलन बेसिकली इसी पर है। इसका दो उद्देश्य यह था
पहला, सामाजिक सम्मान और पहचान की स्थापना करने के लिए, दलितों के लिए गरिमा यानी कि डिग्निटी और सांस्कृतिक स्वाभिमान स्थापित करना इसका पहला उद्देश्य था, ताकि समाज में इनको समान दृष्टि से देखा जाए और समानता के पद पर रखा जाए। दूसरी बात, सम्मान मतलब समान नागरिक अधिकार इनको दिया जाए, यानी जो अधिकार ब्राह्मणों को है, क्षत्रियों को है, वही अधिकार शूद्रों को भी मिले। जैसे शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण व समान अवसर सुनिश्चित करना, ये भी इस आंदोलन का उद्देश्य था। तो आप देखते हैं ये सारे जो आंदोलन जो हुए दलितों के लिए, उस पर सारे काम किए गए। आरक्षण मिला दलितों को, ठीक है, लेकिन आरक्षण का फायदा जो है कुछ दलित बहुत ज्यादा आगे अमीर हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे आज भी दलित है जो आरक्षण का उतना लाभ नहीं उठा पाए हैं। तो आरक्षण जो है बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन क्या हो रहा है, इसका मिस उपयोग भी कहीं ना कहीं पे हुआ है। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं पे जनता जागरूक है, अपने आरक्षण को, अपनी चीजों को समझ रही है, अपने अधिकारों को जान पा रही है। तो आजकल बस शिक्षा के लेने की जरूरत है। बी आर अम्बेडकर साहब कहा करते थे कि जो है क्या कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और उन्होंने शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया, तो उन्होंने एक प्रकार से दहाड़ा। आप देखते प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। बी आर अम्बेडकर संविधान निर्माता कहे जाते हैं, ठीक है। बी एन राव जी का नाम आता है। बी एन राव जी भी बड़े विद्वान आदमी थे। बी एन राव जी सलाहकार थे, जिस समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, उसी के सलाहकार थे बी एन राव जी, जिसको लेकर के अभी हाल फिलहाल में बड़ा डिबेट चला था, ठीक है, इसको लेकर के। तो जरूरी नहीं, अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, किसी एक व्यक्ति ने संविधान का निर्माण नहीं किया था, बहुत सारे सदस्य उसमें शामिल थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक समय लगा था, उस पर चर्चा होती थी। लेकिन जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी वो थी प्रारूप समिति, और उसी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर साहब। इसीलिए उनको संविधान निर्माता कहा जाता है। हालांकि संविधान निर्माता केवल उसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर जी, उसमें तमाम प्रकार के और लोग शामिल थे, जैसे आयंगर जी थे, के एम पाणिकक्कर, तमाम सारे लोग उसमें शामिल थे। और बी आर अम्बेडकर साहब जो थे, पूरे संविधान की जो समितियां थी उसके सलाहकार हुआ करते थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था संविधान मतलब इन सभी के बारे में। कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था बी आर अम्बेडकर ने भी और बी एन राव जी ने भी। तो बी एन राव जी सलाहकार थे, कोई चीज इन लोगों को समझ में नहीं थी तो सलाह देते थे, कौन? बी एन राव जी, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर जी उसके अध्यक्ष थे। कोई भी निर्णय होता था तो उस पर सिग्नेचर इन्हीं का होता था। तो इस तरह की चीजें थी, ठीक है। इस पर लोग डिबेट करते हैं कि भाई इसने इन्होंने किया, वो कहते हैं नहीं उन्होंने किया। एक व्यक्ति ने नहीं किया है, सभी लोगों ने मिल करके किया। क्या आप कहेंगे अकेले गांधी जी ने देश को आजाद करवाया? नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान है, आजाद चंद्रशेखर आजाद जी का योगदान है, और भी तमाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी का योगदान है। क्योंकि देश इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ा संविधान बना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, तो ये ऐसे थोड़ी बन गए थे। इनमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी, 2 साल का समय लगा, 11 महीना 18 दिन का समय लगा, तब जाकर के संविधान बना था। तो एक व्यक्ति नहीं बना पाएगा इसको जीवन भर भी, सभी लोगों का सहयोग था। अगला प्रश्न, जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम का अर्थ बताएं। देखिए परिचय, हाँ, बी आर अम्बेडकर और बी एन राव जी इसमें सबसे प्रमुख प्रणेता थे। इसीलिए एक प्रकार से संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका नाम तो कोई नहीं ले रहा है। वो जब भी कोई मुद्दा होता था संविधान में शामिल करने के लिए, तो वह एक प्रकार से क्या करते थे, डिबेट करते थे, सभी लोगों का डिबेट सुनते थे, उसके बाद में फिर वो अपना निर्णय देते थे। राजेंद्र बाबू, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो एक व्यक्ति के निर्माण से नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि अगुवाई करते हैं, मुखियापन करते हैं, तो मुखिया के नाम पर इसे आप देखते हैं क्रिकेट टीम, अब रोहित शर्मा कहते हैं रोहित शर्मा ने जिता दिया या महेंद्र सिंह धोनी ने जिता दिया। भैया 11 खिलाड़ी खेलते हैं तो 11 ने मेहनत करी है, अब वो कैप्टेंसी कर रहा होता है व्यक्ति तो उसी का नाम आगे आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो इसीलिए 2 व्यक्तियों की वजह डिबेट अभी छिड़ी हुई थी, हालांकि डिबेट का कोई मुद्दा ही नहीं इन चीजों पर। जजमानी व्यवस्था भारत के ग्रामीण समाज की एक पारंपरिक आर्थिक सामाजिक प्रणाली थी। जजमानी व्यवस्था आज भी देखने को मिलती है, जैसे कुछ जजमान होते हैं, जैसे पंडित जी के कई जजमान होते हैं। पंडित जी अपने अपने अलग अलग जातियों के यहाँ, जैसे उनके शूद्र वर्ग के जजमान होते हैं, ठाकुर के यहाँ पर भी, जैसे हमारे यहाँ पर हमारे दादाजी जो है, पिताजी हैं, पंडिताई करते हैं। पंडिताई मतलब समझते हैं, उसमें होता यह है कि कथा वथा वाचना होता है सत्यनारायण जी की, भागवत बैठा तो वहां पर शादी ब्याह करवाने के लिए जाना पड़ता है। हम भी जाते रहे हैं और अभी भी जाते हैं, कभी कभी मौका मिलता है तो। वैसे समय नहीं मिलता, नहीं तो मैं जाता रहता हूँ ये सब करवाने के लिए, क्योंकि ये सब करवाना एक जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। चूंकि आप किसी की शादी करवा रहे हैं बैठ करके, तो आप सोचो कितनी बड़ी उपलब्धि कि आपके मार्गदर्शन में शादी हो रही है, आपके मुखियापन पे शादी हो रही है, ठीक है। आप उनको बता रहे हैं किस कौन सी विधि का प्रयोग करना है, कौन से मंत्रों का उपयोग करना उस समय, ठीक है। तो वो चीजें आप एकदम से मुखिया होते हैं वहां पर।
तो आप देखेंगे कि जजमानी व्यवस्था में से यही यही होता है। एक नाई होता है, वो भी वहां जिसके यहाँ शादी ठनती है वहां पर नाई भी जाता है, धोबी भी जाता है, ठीक है, कुम्हार भी जाता है अपना बना करके, बढ़ई भी जाता है पीढ़ा उढ़ा लेकर के, ठीक है, धोबी जाता है, ठीक है, ऐसे तमाम नाउन जाती हैं, तो ऐसे तमाम प्रकार के लोग आते हैं। तो हर हर जाति समुदाय के लोग जो जो अपना धंधा पेशा करते हैं, जब किसी के यहाँ पर शादी ब्याह ठनता है तो वहां पर जाकर के बैठते हैं और अपना नेक चार लेते हैं सुबह के टाइम में, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जजमानी व्यवस्था का ही उदाहरण है, ठीक है। नाई का अपनी जजमानी सिस्टम, तो सभी जातियों का एक दूसरे में घुल मिल कर रहना, एक जाति दूसरी जाति के यहाँ पर जाकर के भोजन, जैसे ब्राह्मण लोग जाते हैं भोजन बना करके खाते, सभी के यहाँ पर जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, जैसे पितृपक्ष चलता है तो उसके सभी लोगों के यहाँ पर जाकर के भोजन खुद बना करके फिर भोजन करना पड़ता है, भोजन खाना, तो ये चीजें होती है। तो ये सब जजमानी व्यवस्था का ही पार्ट है। भारतीय ग्रामों में प्रायः देखने को मिलते हैं, आज भी देखने को मिलते हैं। मुख्य तत्व इसका क्या है? जजमान। एक होता है जजमान, भूमि स्वामी जो सेवाएं प्राप्त करता है उसको जजमान कहते हैं। और दूसरा होता है कामीन, सेवाएं देने वाला, जैसे कि लोहार, नाई, धोबी, पंडित जी, ये सब सेवाएं देते, जैसे कि पूजा पाठ करवाना हो गया, लोहार हो गया तो अपना लोहे का काम कर रहा है, नाई है, तो ये सब चीजें। तो जजमान क्या होता है? जजमान होता है जो कि भूस्वामी होता है, तो इसको जैसे नाई गया इसके यहाँ पर इसका बाल काट दिया तो इसको पैसा वो देगा, ठीक है। ये ऐसी चीजें होती हैं, तो ये जजमानी व्यवस्था होती है। विशेषताएं देखिए, भुगतान प्रायः अनाज या वस्तु के रूप में होता है, यानी कि मान लेते आप कोई काम करेंगे, जैसे नाई पहले आते थे, उनको गेहूं चावल कुछ दे देते थे कि भाई आप जो है बाल काटो सभी का, वो लेकर के चले जाते थे। पंडित जी है उनको सीधा देते हैं, सीधा मतलब समझते हैं, जैसे कुछ जो है अनाज वगैरह दे देते हैं छू करके पंडित जी को, ठीक है, तो ऐसे और कुछ रुपया पैसा दे देते हैं। तो इस तरीके से संबंध वंशानुगत होता है और अस्थायी होता है। जैसे कि एक मेरी जजमानी है, मतलब 100 घर में मेरी जजमानी है। अब उन 100 घर में जो है मेरे दादाजी जाते थे, फिर उसके बाद में मेरे पिताजी भी जाते हैं, और उसके बाद में पिताजी जो है कहेंगे तो हम भी जाएंगे, हमारा बच्चा भी जाएगा, तो मतलब वो अनुमानसिकता पर चलता आ रहा है कि ये इनके यहाँ पर यही पंडित जी रहेंगे। तो एक एक प्रकार से इसको कहते हैं कुल पुरोहित। तो ऐसे ही नाई भी होते हैं, ऐसे ही धोबी होते हैं, ऐसे लुहार होते हैं, बढ़ई होते हैं, ठीक है, ऐसे सब होते हैं। यहाँ तक कि जो गोला वाला दागने वाले होते हैं, मनिहार, वो भी उसी में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे जो बाजा जब बजाते हैं वो भी उसी में आते हैं, तो तमाम सारी चीजें। आधुनिकता और शहरीकरण से यह व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो रही है, लेकिन पहले यह व्यवस्था थी। आज पहले जो था कि जो पंडित जी जिसके यहाँ पर थे अलाट हो गए, वही पंडित जी उनके यहाँ पर पूजा करवाते थे। आज बाहरी पंडित भी आते पूजा करवाते हैं, ठीक है। जब वो पंडित कहता है कि हाँ भाई मैं ये पूजा करवाने में सक्षम नहीं हूँ, आप दूसरे पंडित जी को बुला लीजिए, तब जाकर के बुलाते थे। आजकल क्या शहरीकरण और आधुनिकता की वजह से सारी जजमानी व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है। जजमानी व्यवस्था को किंसिप कहते हैं। श्रीमती इरावती कर्वे ने इस पर काफी काम किया है। श्रीमती इरावती कर्वे समाजशास्त्री हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है किंसिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। उन्होंने जजमानी व्यवस्था पर, सॉरी, नातेदारी पर उन्होंने काम किया। नातेदारी, किंसिप माने होता है नातेदारी, जजमानी व्यवस्था अलग है, ठीक है, नातेदारी अलग होती है, रिश्तेदारी जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तो किंसिप पर काम किया है यानी नातेदारी पर काम किया किसने? श्रीमती इरावती कर्वे जी ने। भारत में पर्यावरण आंदोलन के उदय के 2 मुख्य कारण बताए। देखिए 1970 के दशक में पर्यावरण आंदोलन का उदय हुआ। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है वन आधारित आजीविका का विनाश हो रहा है। सरकार के द्वारा वनों के औद्योगिक दोहन ने ग्रामीणों की आजीविका को संकट में डाल दिया है। उदाहरण के रूप में चिपको आंदोलन जो था, उसमें क्या था, पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, पेड़ों को जब लोग काटने जाते थे तो पेड़ को पकड़ करके चिपक जाते थे, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया, ठीक है। और तब पेड़ों को जाकर के रक्षा करते थे, पेड़ों को बचाने के लिए। ऐसे ही दूसरा है विकास परियोजनाओं का नकारात्मक प्रभाव। देखिए बांध बनता तो उससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है, कोई खनन कार्य होता है, खुदाई होती तो उससे भी होता है, उद्योग तमाम सारे बनते हो तो उससे भी विनाश होता है। और इससे क्या होता है, जंगल कटाई होती है, और वहां पर जो रह रहे लोग होते हैं ग्रामीण, उनका विस्थापन होता है, ठीक है। और प्रदूषण की समस्या खूब उत्पन्न होती है जब ऐसे वो जो है कार्य होते, विकास के कार्य होते हैं। तो विकास परियोजनाओं के द्वारा भी पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचता है, और इसी विकास कार्य को रोकने के लिए तमाम प्रकार के आंदोलन भी चलाए गए हैं, ठीक, चाहे बिश्नोई समुदाय के द्वारा आंदोलन हुआ हो, चाहे सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन रहा हो, या और कोई आंदोलन रहा हो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। और उसने पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन की अवधारणा, देखिए पश्चिमीकरण की अवधारणा को दिया है एम.एन. श्रीनिवास ने। बात की जाए पश्चिमीकरण की, चाहे बात की जाए आपकी आधुनिकीकरण की, ठीक है,
आधुनिकीकरण की उदाहरण किसने दी है? ये भी इन्होंने ही दी है, एम एन श्रीनिवास ने दी है। इसके अलावा आपका संस्कृतिकरण की उदाहरण, संस्कृतिकरण क्या होता है बेटा? संस्कृतिकरण मतलब होता है जैसे जो प्रभु जाति होती है, प्रभु जाति माने उच्च जातियां, तो जो निम्न जाति के लोग होते हैं वो उच्च जाति के जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हीं के जैसा खान पान, पहनावा ओढ़ावा, रीति रिवाज, बोलने का ढंग, सब कुछ उच्च जातियों को देख करके उन्हीं के जैसा अपना लेते हैं। तो यही प्रक्रिया अपनाने की संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। 100-200 वर्षों तक एक प्रक्रिया चलती रहती है और उसके बाद में वो निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को संस्कृतिकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण क्या होता है? आधुनिक चीजों को हम लगातार, आप देख रहे हैं कि चीजों को लगातार हम बदल रहे हैं, जैसे धोती कुर्ता से हम पैंट पर आ गए, ये आधुनिकीकरण का ही एक उदाहरण है। ठीक है, ऐसे ही पहले तमाम सारी चीजें नहीं होती थी, आजकल तमाम प्रकार के आधुनिक उपकरण उत्पन्न हो चुके, तो आधुनिकीकरण वही है। पश्चिमीकरण को बेसिकली आधुनिकीकरण से लोग जोड़ते हैं कि जो पश्चिम में चीजें हो रही है वो आधुनिक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिम यानी पश्चिम के देश, जैसे इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, ठीक है, ब्रिटेन में जो चीजें हो रही हैं, क्या वो आधुनिक है? ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पुरानी हो सकता है जैसे लिव इन रिलेशनशिप आप ले लीजिए। पहले के समाजों में, भारतीय समाज में कई सारी जनजातियां हैं जहां पर शादी करने से पहले परिवीक्षा विवाह होता है। परिवीक्षा विवाह में क्या होता है? शादी करने से पहले लड़का लड़की एक दूसरे के साथ एक आध महीने तक टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, अकेले, जिसको लिव इन रिलेशनशिप आजकल कहते हैं। जैसे मुंबई वगैरह में, दिल्ली वगैरह में एक लड़का एक लड़की बिना शादी के एक रूम में रहते हैं। ठीक है, तो ये लिव इन रिलेशनशिप आज भारतीय समाज में कहते हैं कि भाई आधुनिक है, पाश्चात्य का है, लेकिन हमारे जनजातियों में पहले से उस चीज को एक प्रकार से पहले से परिवीक्षा विवाह के रूप में उसको जो है प्रयोग में लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जो हमारे निगाह में जो आधुनिक है वो हो सकता है प्राचीन काल से हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हो, या हो सकता है जो हम कर रहे हो आज आधुनिक है और जो वो कर रहे हैं वो आधुनिक हमको लग रहा है, जो हम कर रहे हैं उनको आधुनिक लग रहा है। इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, फ्रांस के और रूस के लड़कियां आकर के यहाँ पर वृंदावन और मथुरा में राधे कृष्णा मूवमेंट में उछल उछल करके डांस करती हैं, राधे राधे कर करके, और हम हैं कि जो धोती, वो आकर के महिलाएं साड़ी पहनती हैं विदेशों की, और हमारी महिलाएं विदेशों के कल्चर को देख करके शॉर्ट्स ड्रेस को पहनती हैं। तो ये क्या है? हम उनके कल्चर को अपनाते हैं और आधुनिक बनकर के घूमते हैं कि मॉडर्न है, हम चश्मा लगा करके ऐसे निकल लेते हैं, एक सिगरेट मुंह में लगा लिया और एक चाय की चुस्की ले लिया, यूनिवर्सिटी में निकल गए, यहाँ तक कच्छा पहन करके नाइट में हम निकलते हैं। और ये क्या होता है? तो इससे क्या होता है? ये आधुनिक हम सोचते हैं अपने आप को कि हम आधुनिक हैं, लेकिन ये आधुनिकता नहीं है बेटा। आधुनिकता आपकी सोच की, आपकी मानसिकता की होनी चाहिए। ठीक है, छोटे कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति आधुनिक नहीं हो जाता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस हम कपड़े पहन लिए, थोड़ा सा ये पहन लिए, मॉडर्न हो गए, हम बहुत बड़े तीरंदाज हो गए, विचार बुद्धि एक पैसा का है नहीं, और आप कपड़े पहन लिए हुए ऐसे जैसा आप देखते हैं जो है, क्या नाम, टिप्पणी नहीं करना चाहिए, हटाओ। हालांकि बॉलीवुड की जो तमाम प्रकार की जो हीरोइन वगैरह है से, तो इस तरीके की एक प्रकार से बेवकूफियत भरे चीजें करती हैं। आप देखते कि अगर देख ले कोई संस्कृति पूरी भ्रष्ट करके रख दिया इन लोगों ने। हालांकि छोड़े, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो कोई देखेगा तो कहेगा कि गुरुजी इस तरीके से बोल रहे हैं। हालांकि चले आगे बढ़ते हैं। संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण समझ में, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण को लोग प्राय एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। पश्चिमीकरण होता है पश्चिम के देशों का हम अपनाते हैं, उसी को पश्चिमीकरण कहते हैं। जैसे रूस, ब्रिटेन, अमेरिका जो कर रहे हैं, मतलब कि इसके अलावा फ्रांस, इटली में जो हो रहा है उसको हम अपनाते हैं देख करके, वो पश्चिमीकरण है। आधुनिकीकरण के हम अपने विचारों को आधुनिक बनने का प्रयास करते हैं, तो वही सब चीज आधुनिकीकरण है। एम एन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के उदाहरण, आधुनिकीकरण के उदाहरण और इन सभी के उदाहरण दिए। पश्चिमीकरण का सीधा अर्थ होता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव से तकनीक, विचारों और संस्थाओं व मूल्यों में आए तमाम प्रकार के परिवर्तन जो है उन्हीं परिवर्तनों से संबंधित है। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है? विज्ञान, शिक्षा और संसदीय प्रणाली जैसी भौतिक संस्थाओं का को अपनाना भी एक आधुनिकीकरण के अंतर्गत ही आता है, पाश्चात्यकरण के अंतर्गत आता है। मानवता, समानता, लोकतंत्र जैसे मूल्यों को अपनाना ये भी पश्चिमीकरण के अंतर्गत आता है। जीवन शैली, पोशाक, संगीत आदि में तेज बदलाव हो रहा है, तो ये सभी पश्चिमीकरण का उदाहरण है। तो बेसिकली पश्चिमीकरण को ही हम आधुनिकीकरण की श्रेणी में रख देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि उनके देश में जो हो रहा है वो आधुनिक है। क्योंकि भारत में क्या लोकतंत्र नहीं था? पहले लोकतंत्र गणराज्य भारत में पहले था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर, आत्मसातीकरण, इसको आप एसिमिलेशन कहते हैं, और दूसरा एकात्मकता यानी कि इंटीग्रेशन। एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? आत्मसातीकरण क्या होता है? देखिए, अल्पसंख्यक समूह बहुमत की संस्कृति में पूरी तरह से घुल मिल जाता है,
उसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई छोटा अल्पसंख्यक माने कम समूह, कम संख्या वाले जो सदस्य होते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी यहूदी धर्म के लोग हैं, यहूदी धर्म की संख्या मान लेते हैं कम है भारत में। अब वो हिंदू धर्म यानी बहुमत में हिंदू धर्म है भारत में। अब वो हिंदू धर्म के चीजों को देखें और उससे प्रभावित होकर के सभी यहूदी जो है वो हिंदू धर्म को अपना ले, तो ये क्या हो जाएगा, यही को बोलेंगे आत्मसातीकरण। परिणामतः सांस्कृतिक भिन्नता समाप्त हो जाती है और वो यहूदी हिंदू बन जाते हैं। मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, उसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। इसके ठीक विपरीत होता है एकात्मकता। ये क्या होती है बेटा, एकात्मकता की अगर बात की जाए तो ये विभिन्न समूह अपनी पहचान बनाए रखते हैं। हर एक धर्म अपने समूह को बनाए, मतलब अपने जो उनका मेन चीज होता है, उनका जो मौलिक चीजें होती है उसको बचाए रखते, बनाए रखते हुए एक साझा व्यवस्था में सह अस्तित्व करते हैं। यानी कि कहते कि भाई तनी तू हमें देखो, तनी हम तुमका देखी। मतलब ये है कि थोड़ा सा हम आपकी चीजों को अपना ले, थोड़ा सा हम अपनी चीजों को अपना ले, और इस तरीके से थोड़ा आप हमारी अपना ले। यानी कि कहने का मतलब कि हमारा जो मौलिक चीज है वो तो बचा रहेगा, लेकिन हम आपका थोड़ा बहुत हम आपका अपनाएंगे, और मतलब कि थोड़ा बहुत आप हमारा अपना लीजिए। उसी को एकात्मकता कहते हैं। दोनों संस्कृति को मिला ले लेकिन अलग अलग हमारा अस्तित्व बना रहे। ठीक है, जैसे भारत में तमाम सारे राज्य हैं, भारत में राज्य का अपना अस्तित्व है लेकिन वो जो है भारत के अंग हैं। तो इस तरीके से परिणामता विविधता और एकता दोनों बनी रहती है। एक तरफ तो हम अपने अपने तरफ से मौलिक हैं, लेकिन हम एक अंडर में एकता के सूत्रपात में बंधे हुए हैं। जैसे कि भारत में तमाम प्रकार के धर्म के लोग, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, वैसे तो अलग अलग संस्कृति सबकी बनी हुई है, यहूदी पारसी जैन बौद्ध सबकी अलग अलग बनी हुई है, लेकिन अगर देखें तो सब एक ही भारत में रहते हैं। तो एक ही भारत में रहते तो एकात्मकता का परिचय हो गया। सभी लोग अलग अलग रहते हैं तो वही चीज आप वहां पर सेपरेटली भी हो गया। तो कहीं ना कहीं पे जो आत्मसातीकरण होता है उसका मतलब होता है कि छोटा अल्पसंख्यक समूह बड़े समूह की संस्कृति को एकदम से अपना लेता है और उसी में घुल जाता है, अपनी मौलिकता खो देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एकात्मकता में वो अपनी मौलिकता को खोता नहीं है, अपनी मौलिकता को बचाए रखता है, उसके साथ साथ सभी लोग इकट्ठा रहते हैं। अगला प्रश्न, मंडल आयोग की भूमिका और ओबीसी का उदय होता है। मंडल आयोग की क्या भूमिका है ओबीसी के आंदोलन के उदय में? जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो आंदोलन हुआ तमाम सारा वो बताए। देखिए, स्थापना हुई थी 1919 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में। बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई। उसी समय 27% आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। उद्देश्य रहा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, खास करके अदर बैकवर्ड कास्ट, उनकी पहचान करना, उनके उत्थान के लिए काम करना। मुख्य भूमिकाएं क्या रही? सामाजिक पहचान करना। देखिए, ओबीसी वर्ग को एक सामूहिक पहचान मिली जिससे वे राजनीतिक रूप से संगठित हुए। ठीक है, दूसरी बात, राजनीतिक लामबंदी, यानी कि 1990 आप देखेंगे 1990 में 27% आरक्षण लागू होने से ओबीसी वर्ग एक प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति बन जाता है, और 27% आरक्षण जो है ओबीसी को बीपी मंडल कमेटी के द्वारा ही जारी किया गया था। सामाजिक न्याय की आधारशिला, मंडल रिपोर्ट ने ऐतिहासिक शोषण के प्रमाण देकर के न्याय की मांग को वैधता प्रदान करी, और इस तरीके से 27% आरक्षण ओबीसी कैटेगरी के लोगों को मिला। सबसे पहले पहचान की गई कि भाई ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं कौन, किनको ओबीसी कैटेगरी में रखा जा सकता है, और उनकी पहचान करके उनको जो है दिया गया आरक्षण। अब यहां पर अगला आ गया है खंड बा, यानी सेक्शन बी। लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे इसमें, मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग में 200-250 शब्दों में आपको लिखना होता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 150 शब्द में ही लिखने के लिए बोला जाता है। तो प्रश्नों को समझें। पहला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या आ चुका बेटा? प्रश्न है, भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के कारकों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। क्या प्रश्न है? भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के जो कारक हैं उन कारकों की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में खूब पूछा गया प्रश्न। देखिए, भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारक हैं जिनके प्रभाव से समय समय पर समाज की संरचना एवं क्रियाओं में परिवर्तन हुआ है। इन कारकों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। किन प्रकार से बेटा? पहला प्रकार आपका है प्रौद्योगिकीय कारक, यानी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि औद्योगिक प्रौद्योगिकीय कारकों के माध्यम से आप देखते हैं तमाम परिवर्तन हुआ है भारतीय समाज में। पहला क्या है कि प्रौद्योगिकी की वजह से नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, जैसे कि इंटरनेट आ चुका है। इंटरनेट ने पूरी एक प्रकार से सभ्यता को बदल दिया, हिला दिया। मोबाइल फोन आ चुका है। पहले चिट्ठी लिखते थे हम लोग, आज मोबाइल फोन के माध्यम सब चीजें कर रहे हैं।
पहले हम लोग जो है पत्र लिखते थे, सरकारी पत्र लिखते थे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में। आजकल क्या ईमेल के माध्यम से सारी चीजें संपन्न हो जा रही हैं। परिवहन साधन, पहले आप देखते हैं परिवहन साधन उतने नहीं थे, बैलगाड़ी जैसे चलती थी, रेलगाड़ी चलती थी। आजकल क्या तमाम प्रकार के लग्जरी कार्स वगैरह है, एरोप्लेन, हवाई जहाज से लेकर के सब कुछ चल गए, जिससे आप मिनट मिनट में बहुत दूर दूर तक की यात्राएं कर सकते हैं। कृषि उपकरण तमाम सारे बने। पहले हम हल, बैल इन सभी का प्रयोग करके खेत जोते थे। आज ट्रैक्टर और तमाम प्रकार के उन्नत किस्म के यंत्र का विकास हो चुका है। पहले हम गेहूं वगैरह हाथ से काटते थे बैठ करके। हम 4 भाई हैं और चारों भाई जब खेतों में बैठते थे तो 1 बीघा 1.5 बीघा एक टाइम में, यानी कि शाम मीटिंग में 1 बीघा 1.5 बीघा निपटा देते थे, 1 आध बीघा जो है सुबह मीटिंग में। और इस तरीके से 12 बीघा का था चाचा का हमारे सबका मिला करके, तो 12 बीघा गेहूं बोया जाता था। उसी में एक प्रकार से गेहूं वगैरह जब होते थे उसको हाथ से काटते थे, मतलब एक ही मतलब वहां पर खेत था तो वहां पर वहीं पर गेहूं बोया जाता था, जंगल के किनारे। मनकापुर साइड वहीं पर थोड़ा जंगल पड़ता है, उसी जंगल के किनारे खेत। तो ऐसे में क्या होता है कि वहीं पर चीजें आपको जो है, जब गेहूं हाथ से काटते थे बड़ा मेहनत लगती थी काटने में, फिर उसको दाया जाता था। आज भी तो मतलब कि उसको दाया जाता है, थ्रेसर होता है। लेकिन जो है तो इससे पहले आप देखते हैं वो दाने वाली मशीन भी नहीं थी, थ्रेसर आया। अब ऐसी मशीनें आ गई कि भाई गेहूं को खेतों में काटती रहती हैं और उसके साथ साथ गेहूं भी साथ साथ निकालती रहती है। तमाम प्रकार की चीजें हो चुकी हैं। तो आदि ने समाज में आर्थिक और सामाजिक ढांचे को बदल दिया है, तो प्रौद्योगिकी कारकों की वजह से समाज में काफी कुछ बदला है। दूसरा कारक है सामाजिक परिवर्तन का औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकीकरण की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया गया है। गांव से लोग शहरों की तरफ गए हैं। उद्योगों के विकास से क्या होता है, उद्योगों कहीं पर भी आप 10-12 उद्योग लगा दीजिए किसी गांव एरिया में, तो वो शहर बन जाएगा। उद्योगों की वजह से शहरीकरण को बढ़ावा मिला, इससे श्रमिक वर्ग का विकास हुआ है तथा पारिवारिक और जातिगत संबंधों में परिवर्तन आया है। नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन की बात की जाए तो शहरों के विकास से शिक्षा में योगदान, शिक्षा को बढ़ावा मिला, रोजगार मिला, संस्कृति में बदलाव हुआ। इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है, पारंपरिक बंधन शिथिल हुए हैं और इस तरीके से ये चीजें परिवर्तित हुई। अगला है शिक्षा। शिक्षा से भी विकास हुआ, मतलब परिवर्तन हुआ समाज में। शिक्षा ने समाज में नई सोच और जागरूकता पैदा की। इससे रूढ़ियों को, अंधविश्वासों और मतलब की असमानताओं में कमी आई है, क्योंकि जो हमने समझा, शिक्षित व्यक्ति ही समझ पाता है कि हाँ क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए बुरा है। तो इस तरीके से शिक्षा के माध्यम से तमाम प्रकार शिक्षित व्यक्ति ही परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ता है। अशिक्षित व्यक्ति परिवर्तन का हमेशा विरोध ही करता है। आगे देखेंगे विधिक एवं संवैधानिक उपाय, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अपनाया है, जिसके फलस्वरूप समाज में सुधार के अनेक अवसर आपको मिले हैं। ठीक है। छठा अगला है आपका पश्चिमी प्रभाव, यानी कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी शिक्षा, तकनीकी और विचारों के प्रभाव से भारतीय समाज में आधुनिकता का प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इन सभी कारकों ने मिलकर के भारतीय समाज को परंपरागत से आधुनिक समाज की दिशा में अग्रसर किया है। इस तरीके से भारतीय समाज ये जो है विभिन्न कारकों की वजह से परिवर्तित हुआ है, और सामाजिक परिवर्तन किसी एक कारकों का परिणाम नहीं बल्कि इन समस्त कारकों का परिणाम है, चाहे आर्थिक कारक हो, राजनीतिक कारक हो, सामाजिक कारक हो, धार्मिक कारक हो या फिर भौगोलिक कारक हो। सभी कारकों के टेक्नोलॉजिकल कारक हो, औद्योगिकरण हो, इन सभी की वजह से समाज में परिवर्तन होता रहा है। आगे देखेंगे दूसरा परिवर्तन, मतलब ये दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न भैया, स्त्री आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। महिला आंदोलन, स्त्री आंदोलन, ठीक है, नारी आंदोलन, कुछ भी कह सकते हैं। स्त्री आंदोलन का संबंध महिलाओं के समान अधिकार, स्वतंत्रता और सम्मान की प्राप्ति के लिए संघर्ष से है। यानी कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलता था पहले, और इसी के लिए आंदोलन हुआ। महिलाओं को वो दर्जा नहीं मिलता था जो एक पुरुषों को मिलता था, तो वही चीज उसी के लिए एक प्रकार से आंदोलन किया गया। भारत में यह आंदोलन महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक अधिकारों की पुनः स्थापना के लिए चला। ठीक है, ताकि क्योंकि पहले वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति एकदम से ठीक ठाक थी। मध्यकाल तक आते आते स्त्रियों की स्थिति में बहुत ज्यादा एक प्रकार से गिरावट आई, और इसी गिरावट को एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, इसी गिरावट को सही करने के लिए महिलाओं के द्वारा आंदोलन किया गया। महिला सशक्तिकरण के को लेकर के बड़ा काम किया गया सरकार के द्वारा। तो ये सब चीजें प्रारंभिक काल में।
देखिए, प्रारंभिक काल की बात की तो ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, सती प्रथा का अंत करवाना हुआ। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा विवाह को लेकर के काफी काम किया। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के विरोध में आंदोलन जो है इन लोगों ने चलाए। बाल विवाह का विरोध किया ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। सती प्रथा को अंत करवाया राजा राम मोहन राय जी ने 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के, उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। स्वतंत्रता काल, स्वतंत्रता काल में क्या हुआ महिलाओं की स्थिति? महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रही। झांसी की रानी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, कमला देवी, चट्टोपाध्याय जैसी महिलाओं ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई और इस तरीके से ये महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं पे एक जबरदस्त मोटिवेशन रहा। स्वतंत्रता के बाद आप देखते महिलाओं की स्थिति। संविधान ने महिलाओं को समानता का अधिकार भी दिया। अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, जाति, यहाँ पर लिंग शब्द जो है महिलाओं के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि महिला और पुरुष में जो विभेद था पहले, भाई महिला हो तो तुमको ये काम नहीं करने को भी दिया जाएगा, पुरुष इसलिए करेगा, ये सब खत्म कर दिया गया। आज महिलाएं ई रिक्शा भी चला रही हैं। एक दिन मैं गोंडा में जा रहा था, एक महिला जो है वो ई रिक्शा चला रही थी और मैं वैष्णो देवी से अभी जल्द ही में आ रहा था और मैंने देखा तो मैंने उस रिक्शे पे बैठा और फिर उसके बाद में जब मैं बैठा उस पे तो मैंने पूछा कि मैडम जी चला लेंगी? थोड़ा सा मतलब कि कपड़ा, मतलब उनका जो कपड़ा था वो बहुत ही मैला कपड़ा पहनी हुई थी, बहुत ही मतलब लगता था कि गरीब है और इसीलिए वो काम कर रही थी। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा हाँ चलिए आप जो है लेकर के। हम दो लोग थे तो हमने उनसे पूछा चला लेंगी? तो दो और वहां पर एक लड़की या दो लड़कियां और बैठी थी उस पर, और तो लड़कियों ने तुरंत बोला जो है कि ऐसे क्यों आप बोल रहे हैं, लड़कियां क्या नहीं करती, लड़कियां तो चांद तक पहुंच गई। तो मैंने कहा बिल्कुल पहुंच गई। मैंने इस संदर्भ में नहीं पूछा था बेटा, मैंने इस संदर्भ में पूछा था कि लड़कियां आप चला लेंगी कि नहीं, चूंकि कंफर्टेबल हैं चलाने में, इतने लोग बैठ गए हैं, चूंकि भारी सामान मैंने लाद रखा था, इस वजह से मैंने पूछा कि फिजिकली कहीं ना कहीं पे लड़कियां आज भी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाती हैं जितना पुरुष होते हैं। फिजिकल तौर पर भगवान ने उनको अलग ही बनाया है, लेकिन मेंटल लेवल अगर देखे जाए तो स्त्रियों का मेंटल लेवल बहुत कुछ आगे निकल गया है। आज आप देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के बड़े बड़े ऑपरेशन महिलाएं सफल बना रही हैं, तो महिलाओं में संदेह नहीं है। तो फिर तो ये सब चीजें महिलाओं में भी जागरूकता आई है। तो मैंने उस दिन देखा कि एक बच्ची जो है वो भी जानती है कि हाँ हमारे क्या अधिकार हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? इन्हीं महिलाओं से मिलता है जिन्होंने काम किया। संविधान ने महिलाओं को समानता और अधिकार दिया। 1970 के दशक में महिला मुक्ति आंदोलन ने घरेलू हिंसा, दहेज और कार्यस्थल पर शोषण जैसे मुद्दों को उठाया। इस तरीके से पहले दहेज नहीं मिलता था, दहेज कम मिलता था तो महिला को प्रताड़ित करते थे। ये सब चीजें आजकल बिल्कुल खत्म। 1961 ईस्वी में इसको लेकर के कानून बनाया गया, तमाम सारी चीजें। आधुनिक काल, देखिए आज महिलाएं शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, सेना, इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही। क्लियर? तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं महिलाओं को लेकर के कि स्त्री आंदोलन ने, महिला आंदोलन ने समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने और लैंगिक समानता स्थापित करने में ऐतिहासिक योगदान दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा मैंने समझा, ब्रिटिश काल से लेकर के वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति को मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न भैया, भारत में हरित क्रांति के सामाजिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। हरित क्रांति, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन की क्रांति शुरू की गई थी, हरित क्रांति 1960 के दशक में आरंभ हुई थी और इसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। और बेसिकली इसका जो मेन मोटिव था 1967 से 68 ईस्वी के आसपास आप देखते हैं ये सफल हुई थी। और इस दौरान जो है उस समय भारत में थे, उनका नाम था MS स्वामीनाथन, उनके नेतृत्व में जो है ये आरंभ की गई। आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है इससे। हरित क्रांति का लाभ बड़े किसानों को अधिक मिला और छोटे किसानों को उतना नहीं मिल सका। इससे छोटे किसान पिछड़ गए और बड़े किसान जिनके पास पैसा रुपया था उन्होंने उन्नत किस्म के बीजों को खरीदा और वो उनके खेतों में ज्यादा अनाज होने लगा। और गरीब किसान जो है वो हरित क्रांति के बीजों को नहीं खरीद पाए और ना उन्नत किस्म के यंत्रों का प्रयोग करके खेती करवा पाए, तो वो पीछे रह गए। इससे समाज में आर्थिक विषमता हरित क्रांति की वजह से बढ़ी। जरूर उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन हरित क्रांति से आर्थिक समानता जो थी वो कहीं ना कहीं डगमगा गई और आर्थिक विषमता फैलती है समाज में। बड़े किसानों को लाभ मिला, छोटे किसानों को इससे लाभ नहीं मिला। दूसरी बात, वर्ग विभाजन हुआ। गांव में अमीर और गरीब किसानों के बीच में अंतर बढ़ गया। इसकी वजह से जो गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर बन गया।
भूमिहीन मजदूरों की स्थिति और भी कमजोर हो गई यहाँ से, क्योंकि तमाम प्रकार की मशीनों के विकास से जो व्यक्ति कमजोर, जो मजदूरी वगैरह करते थे, उनकी मजदूरी भी छिन जाती है, तमाम सारी चीजें। जैसे आजकल एआई के आने से तमाम लोगों की नौकरी खतरे में है। सामाजिक गतिशीलता देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ने से कुछ वर्गों की आय बढ़ी है और उन्होंने शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में प्रगति करी है, ये इसका लाभ मिला है। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता जो है वो घटी हुई है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता छीड़ हुई है। किसमें? इसमें क्या नाम है, हरित क्रांति के आने से तमाम प्रकार की जो है खाद वगैरह का प्रयोग किया गया, तो जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता थी वो क्षणिक के लिए बढ़ी है, लेकिन जो है वो कमी हुई है किसमें, उसकी जो है दीर्घकालिक क्षमता में। तकनीकी परिवर्तन, नई तकनीकें जैसे ट्रैक्टर आया, ट्यूबवेल आया, इन सभी ने कृषि को कार्य को मशीन आधारित बना दिया और ये सरल कृषि होनी शुरू हो चुकी थी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, परंतु इसके साथ ही सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हुई, क्योंकि उन्नत किस्म की बीजों का प्रयोग हुआ, तमाम प्रकार के जो है रासायनिक चीजों का प्रयोग हुआ, खाद वगैरह का प्रयोग खूब मात्रा में किया गया। इसके प्रयोग से क्या हुआ, इसके प्रयोग से उर्वरक क्षमता जरूर बढ़ी, लेकिन एक मिट्टी की जो मरुस्थलीकरण में है या मिट्टी की जो क्वालिटी होती है, एक प्राकृतिक क्वालिटी, वो घट गई। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में पिछड़ा वर्ग आंदोलन के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत में पिछड़ा वर्ग आंदोलन के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। देखिए, भारत में पिछड़ा वर्ग आंदोलन ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट का जो मूवमेंट चला, उसका उदय 20वीं शताब्दी में हुआ था। इसका उद्देश्य था सामाजिक और राजनीतिक समानता प्राप्त करना। इसके कई कारण थे। पहला कारण था सामाजिक असमानता को मिटाना। जाति आधारित भेदभाव के कारण से पिछड़े वर्गों को सम्मान और अधिकार नहीं मिले थे, उसको दिलवाने के लिए यह आंदोलन किया गया। शिक्षा से वंचितता, क्योंकि शिक्षा के अवसरों की कमी ने इन वर्गों को विकास से दूर रखा, इसलिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन चला। इसके अलावा राजनीतिक उपेक्षा, राजनीतिक निर्णयों में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम था और इसको दिलवाने के लिए आंदोलन किया गया। मंडल आयोग की स्थापना होती है 1979 ईस्वी में। मंडल आयोग की सिफारिशों से पिछड़े वर्गों में राजनीतिक चेतना जो है वो बढ़ती है और इस तरीके से आंदोलन का रूप लेती है। समान अवसर की भावना आप देखते हैं आती है। आरक्षण नीति से सामाजिक न्याय और बराबरी की भावना को बल मिला और इस तरीके से इन सभी उद्देश्यों की वजह से भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो आया और उसका बड़ा योगदान रहा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया या ठोस कदम उठाया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आपने लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझा। अगला क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम समझेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को 5 शब्दों में लिखना होता है, लिखिएगा। प्रस्तावना, समाज एक जीवंत संगठन है जो समय, परिस्थिति और विचारधाराओं के अनुसार निरंतर बदलता रहता है। बिल्कुल बदलता है, समाज हमेशा बदलता रहता है। यह परिवर्तन ही समाज के विकास का प्रतीक है। सामाजिक परिवर्तन वही होता है जहां व्यक्ति और समूह अपनी जीवन शैली, अपने मूल्य, अपनी संस्थाएं तथा व्यवहार के ढांचे में परिवर्तन करते रहते हैं। परंतु यह परिवर्तन अपने आप नहीं आता है, इसके पीछे सामाजिक आंदोलन जैसी शक्तियां कार्य करते हैं। सामाजिक आंदोलन वह संगठित जनचेतना है जो समाज में सुधार, न्याय और समानता लाने के लिए संघर्ष करती रहती है। इस प्रकार सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन दोनों एक दूसरे के पूरक है। सामाजिक आंदोलन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन किया जाता है, सामाजिक आंदोलन के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन का विरोध भी किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के द्वारा अधिकतर मात्रा में देखेंगे, लगभग में 70% केसेस में सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो सामाजिक आंदोलन के फलस्वरूप ही होता है। ठीक है, सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए इसको साथ ही में पढ़ा जाता है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और महत्व समझिए। देखिए, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है समाज की संरचना में परिवर्तन, समाज की संस्थाओं में परिवर्तन,
समाज के विचारों में परिवर्तन, समाज के रीति रिवाज मूल्यों में परिवर्तन, समाज की संस्कृति में परिवर्तन, परंपराओं में परिवर्तन, इन सभी में समाज में जब परिवर्तन होता है तो उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। समाज के नियम में, संरचना, संस्था, विचार, मूल्य, सांस्कृतिक परंपरा, इन सभी में परिवर्तन जब होता है उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे यानी कि ग्रेजुअल और तीव्र यानी रैपिड, यानी ये परिवर्तन धीरे भी हो सकता है, ये परिवर्तन तेज गति से भी हो सकता है। दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है और दुनिया के सभी समाजों में परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया है, परिवर्तन होता ही रहता है। और हमेशा समाज कभी स्थिर नहीं रहता है, उसमें नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं, लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। नए विचार आते हैं, नई तकनीक आती है, नए मूल्य आते हैं, नई आवश्यकताएं आती हैं। इन सभी का जन्म समाज में होता रहता है, जिससे परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है, परिवर्तन करना एक मजबूरी सी हो जाती है। मुख्य विशेषताओं को अगर समझें हम परिवर्तन की, देखिए मुख्य विशेषताएं, देखिए यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर समाज में घटित होती है सामाजिक परिवर्तन, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात है यह निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस होती है, हमेशा होने वाले समाज में जैसे आज परिवर्तन हो गया तो ये नहीं कि परिवर्तन ही नहीं होगा 10 साल बाद होगा, नहीं, समाज में परिवर्तन हमेशा होता ही रहता है। समाज में परिवर्तन की जो प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तीसरी विशेषता यह सामाजिक परिवर्तन की, यह बहुआयामी होता है, यानी कि आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, धर्म में परिवर्तन, संस्कृति में परिवर्तन, तकनीकी में परिवर्तन, इन सभी रूपों में आपको परिवर्तन देखने को मिलता रहता है। इसके अलावा इसका प्रभाव व्यक्ति और संस्था दोनों पर पड़ता है। किस पर? व्यक्ति और संस्था दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। किसका? जो है सामाजिक परिवर्तन का। उदाहरण के रूप में अगर समझना चाहे तो समझे, औद्योगिकरण की वजह से समाज में बहुत परिवर्तन हुआ है, शहरीकरण की वजह से शिक्षा का प्रसार, महिला सशक्तिकरण, तकनीकी प्रगति आदि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण हैं। इस सामाजिक परिवर्तन के द्वारा ही संभव है। उद्योगों का विकास हुआ, तमाम प्रकार के शहरों का विकास हुआ, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, महिलाओं को उनका अधिकार मिला, ठीक है, तकनीकी प्रगति हुई, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ, तो ये सब सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। सामाजिक आंदोलन का अर्थ और स्वरूप समझते हैं। देखिए सामाजिक आंदोलन वह संगठित प्रयास है जो समाज के किसी वर्ग के द्वारा अपने अधिकारों को अपने अधिकारों, समानता या न्याय की प्राप्ति हेतु किया जाता है। जब समाज का कोई भाग किसी असमानता, अन्याय या असंतोष के विरुद्ध एकजुट होता है, समाज का कोई भी भाग, कोई भी समूह क्या करता है, जब उसको लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ असमानता हुई है, अन्याय हुआ है या असंतोष हुआ है, तो उसके विरुद्ध हुआ एकजुट होता है पूरा समुदाय और वह आंदोलन करता है। और आंदोलन के रूप में तमाम प्रकार के जो आंदोलन करता है और उसके बाद में वो अपने अधिकारों को लेने का काम करता है, जैसे महिला आंदोलन, तमाम प्रकार के आंदोलन। सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं समझें, मुख्य विशेषताएं। देखिए यह सामूहिक और संगठित प्रयास होता है, इसका उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना होता है। यह असंतोष, भेदभाव और अन्याय की प्रतिक्रिया के रूप में जन्म लेता है आंदोलन। आंदोलन में अगर बात की तो आंदोलन यह नेतृत्व और संगठन और वैचारिक चेतना पर आधारित होता है, बिल्कुल आधारित होता है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि महिला आंदोलन, दलित आंदोलन, किसान आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन पर्यावरण आंदोलन है। ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन अपना जो होगा 1857 की क्रांति, ये सब सत्ता में परिवर्तन को लेकर के, किसी में वृक्ष की रक्षा के लिए, अलग अलग चीजों में, दलित अपने अधिकारों की मांग के लिए, महिला अपने अधिकारों की मांग के लिए, ये सब आंदोलन होते रहे हैं। ये सब सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, इसको समझिए। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन का रिश्ता अत्यंत घनिष्ठ है। वास्तव में सामाजिक आंदोलन ही सामाजिक परिवर्तन का सक्रिय रूप होता है। सामाजिक परिवर्तन आपको दिखता है, लेकिन आंदोलन के माध्यम से वो सामाजिक परिवर्तन सक्रिय होता रहता है। जहां परिवर्तन एक प्रक्रिया है, वहीं आंदोलन उस प्रक्रिया को गति देता है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? एक प्रक्रिया है और उसी परिवर्तन को, उसी प्रक्रिया को एक गति प्रदान कर देता है। कौन? सामाजिक आंदोलन। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान करने का काम कौन करता है? सामाजिक आंदोलन करता है। पहला पॉइंट ये समझे। पहला बात, आंदोलन परिवर्तन का साधन है। कई बार समाज में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है, परंतु जब परिवर्तन रुक जाता है या असमानता गहराती है
तब आंदोलन उस जड़ता को तोड़ने का काम करता है। जब परिवर्तन रुक जाता है, परिवर्तन समाज में चीजें रुक जाती हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए आंदोलन किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात, आंदोलन से चेतना का प्रसार होता है। आंदोलन जनता में जागरूकता लाता है, जिससे लोग अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत होते हैं। यह चेतना सामाजिक परिवर्तन को अस्थायी बनाती है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा संबंध जो बताता है वो लाइन ये है कि आंदोलन समाज के मूल्य बदलता रहता है। महिला आंदोलन ने लिंग समानता की चेतना फैलाई, दलित आंदोलन ने सामाजिक न्याय की बात करी। ठीक है, इसकी भावना को बल दिया। ये मूल्य परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन का आधार बनते हैं। क्लियर। वही अगला पॉइंट है, आंदोलन परिवर्तन की दिशा तय करता है। देखिए, सिर्फ परिवर्तन ही नहीं, आंदोलन भी यह तय करते हैं कि परिवर्तन किस दिशा में होगा, प्रगतिशील होगा या प्रतिगामी होगा, कैसा परिवर्तन होगा। ये आंदोलन डिसाइड करता है कि परिवर्तन अच्छा है या परिवर्तन बुरा होगा। आगे, आंदोलन से जो है संस्थागत परिवर्तन। कई आंदोलनों के परिणाम स्वरूप नीतियां, कानून और संस्थाएं बदलनी हैं, जैसे आरक्षण नीति, महिला अधिकार कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सब चीजें बनी है। भारत में सामाजिक आंदोलन परिवर्तन के उदाहरण के रूप में अगर समझे, ऐसे सुधार आंदोलन हुआ भारत में 19वीं शताब्दी में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज और दयानंद सरस्वती के आर्य समाज ने समाज में सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने खत्म करवाई। बाल विवाह, अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय जी ने। दूसरी बात, राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि यह सामाजिक चेतना और परिवर्तन की गहराई से जुड़ा हुआ था। वहीं पर दलित आंदोलन आप देखते, दलित आंदोलन भी एक आंदोलन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिससे भारतीय समानता में सामाजिक समानता का युग आरंभ हुआ। ठीक है। इसके अलावा महिला आंदोलन भी चलाया गया। स्त्रियों ने अपने अधिकार, सम्मान और समान अवसर की मांग के लिए आवाज उठाई, जिससे शिक्षा, रोजगार और राजनीति में महिलाओं को उनका अधिकार मिला और उनका सम्मान बढ़ा, उनका योगदान बढ़ा। अगला है पर्यावरणीय आंदोलन। पर्यावरणीय आंदोलन की बात की तो चिपको और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है आंदोलन चलाए गए। इन आंदोलनों ने लोगों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाया और इस तरीके से सुंदरलाल बहुगुणा जब पेड़ों को पकड़ के चिपक जाते थे, भाई पहले पेड़ को काटने से पहले मेरे को काटना पड़ेगा, तो लोग पेड़ काटने से हट गए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आंदोलन वह ऊर्जा है जो समाज की जड़ परंपराओं को हिला करके नई चेतना पैदा करता है। आंदोलन के द्वारा ही समाज में परिवर्तन लाया जाता है, जबकि परिवर्तन उस चेतना का परिणाम है जो समाज को नई दिशा देता है। शुक्ला जी पॉइंट कहता है कि सामाजिक परिवर्तन समाज की आत्मा का विकास है और सामाजिक आंदोलन उस आत्मा को जागृत करने वाली एक शक्ति है। इस प्रकार दोनों मिलकर के समाज को आगे बढ़ाते हैं और न्याय, समानता और स्वतंत्रता की दिशा में समाज आगे बढ़ता है। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक जो आंदोलन है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के संबंधों को मैंने आपको बता दिया। बाकी प्रश्न भी आपके से भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए, पूरा प्रश्न आपका दिया हुआ है। ये सब प्रश्न आपका हम चर्चा मतलब ये सब आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। अभी समय नहीं कि इनको चर्चा किया सके, क्योंकि क्लास हो चुकी, तो आप इन चीजों को देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें अभी भी और अवेलेबल करवा दी गई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी टाइम मिलेगा तो इसका लेक्चर्स और आगे आएगा। ठीक है, अगला मॉडल पेपर इसका और आएगा, तो उसमें इन चीजों पर हम चर्चा कर लेंगे, जिसमें हमने बहुत सारा पीडीएफ और रखा हुआ है। ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कई सारा पीडीएफ है। सब कुछ पीडीएफ प्राप्त करने के लिए क्रैश कोर्स पूरा लेने के लिए 91 61 93 60 62 पर SMS करें। मात्र 50 रुपीज की फीस लगती है, मतलब सॉरी जो है 100 रुपए की फीस लगती है। इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। ठीक है, किस सेमेस्टर में वाले आप 3rd सेमेस्टर में हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। क्या SMS करेंगे? अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम। जैसे ही आप इतना SMS करेंगे, आपके पास एक QR कोड भेजा जाएगा। उसी QR कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। आपके घर में कोई भी चलाता हो ऑनलाइन माध्यम, उससे आप फीस जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जैसे आप फीस जमा करेंगे उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपके पास लाइव क्लास वाले ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से। इसके अलावा वहीं पर आपको वीडियो लेक्चर जितने भी क्लास हो चुके हैं उन सभी का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर्स, यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स सभी के साथ। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। आपकी परीक्षा चाहे MCQs बेस्ड हो चाहे ऑब्जेक्टिव बेस्ड, सभी की तैयारी हो जाएगी।
एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। सभी यूनिवर्सिटी के लिए वैध सिलेबस है, ये बात आप ध्यान रखें। जो बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी हम जो बच्चे थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर एक साल देंगे, उनके लिए छूट चल रही, भारी छूट इस समय 50 रुपए के डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 150 रुपए फीस में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों की क्लास हो आपकी ज्वाइन कर दी जाएगी। थर्ड सेमेस्टर आप पढ़ेंगे ही, और जैसे फोर्थ सेमेस्टर की शुरुआत से क्लास होगी चैप्टर 1 से, आप उसमें जुड़ जाएंगे और शुरुआत से क्लास पा जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 150 वाला कोर्स ज्यादा बेटर है। और अगर आप केवल थर्ड सेमेस्टर का जुड़ना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो 100 रुपए फीस है, और फोर्थ सेमेस्टर वाला फिर बाद में 100 रुपए लगेगा, तो 200 रुपए में से आपके लगेंगे। ऐसे में क्या कि 150 रुपए अभी आप जमा करके आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का नामांकन करवा सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एसएमएस करके तुरंत जुड़ जाए, देर बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए वैध सिलेबस है। आप दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय, मतलब की दुनिया कह रहा हूँ, आप अधिकतर जैसे हिंदी भाषी प्रदेश कितने भी विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी, मां विंध्यवासिनी, मां पाटेश्वरी, इन सभी के नाम से स्कूल खुल चुके, मतलब विश्वविद्यालय नए नए बने हुए हैं। इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय हो गया, या महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय हो गया, जनरल चंद्रशेखर बलिया हो गया, सभी के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे हमसे जुड़ करके पढ़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।